जय हिंद। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी हजारों वीडियोस बन चुकी है यूट्यूब में। लेकिन हमारा जो बात करने का कारण है ना, उन लोगों से पूरी तरह से अलग है। रिफॉर्म। इंडिया में सही में एक रिफॉर्म की जरूरत है। हर फील्ड्स में आप किसी एक चीज को टारगेट नहीं कर सकते दूसरे को छोड़कर। दूसरे देशों में भारत की तुलना में हर वो रिफॉर्म्स हुई हैं जिसकी जरूरत उस देश को थी, और समय रहते उस देश ने रिफॉर्म की और उसने इतनी तरक्की हासिल की। चाहे वो फ्रांस की बात की जाए, चाहे अमेरिका की बात की जाए, चाहे रशिया की बात की जाए, या तो चाइना की बात की जाए, हर वो देश ने रिफॉर्म देखा ही है जब उसे जरूरत पड़ी है। लेकिन भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसको आज हर फील्ड्स में रिफॉर्म की जरूरत है, वो आज कहां पे है? कहीं नहीं। पॉलिटिकल रिफॉर्म। भारत की पॉलिटिक्स दूसरे देशों की पॉलिटिक्स की तरह इतनी साफ सुथरी, इतनी क्लीन, इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। जहां दूसरे देशों में पॉलिटिक्स में करप्शन होते हैं, लेकिन इस स्तर पे नहीं होते जहां भारत में होते हैं। भारत में करप्शन को छोड़ के पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं होता। और इस सब चीजों से बात हटा देते, इस सब चीजों की अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रिफॉर्म इंडिया को पॉलिटिकल सिस्टम में ये लेना चाहिए कि कम से कम पॉलिटिकली अवेयर कैंडिडेट्स को यहाँ पे रखा जाना चाहिए, जो जिस जगह में रहते हैं उन्हें उस जगह के बारे में पूरी तरह पता हो, पूरी तरह वो पॉलिटिकली अवेयर हो, पूरी तरह पॉलिटिकली एजुकेटेड हो। अब पॉलिटिकल एजुकेशन को आप नॉर्मल एजुकेशन से नहीं तोल सकते। नॉर्मली थोड़ा एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल एजुकेशन थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। पॉलिटिक्स की फील्ड में उसे कितना नॉलेज है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, उसे अच्छे ऑरेटरी स्किल्स आते हैं कि नहीं, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और खास करके आज के समय में यूथ को रिप्रेजेंटेशन देना, पार्टिसिपेशन देना पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी। ऐसा देश जहां पे 60 करोड़ से भी ज्यादा युवा हैं, 60 करोड़ से भी ज्यादा युवा, जहां पे 1% भी युवा ऐसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में यूथ को रिप्रेजेंट करते हों। ऐसे युवा नेताओं की आज देश को जरूरत है। और यूथ अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, इससे हर तरह से देश को फायदा है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से यूथ डोमिनेटेड पॉलिटिक्स हो जाए इंडिया में, ये बात नहीं है। लेकिन यूथ को एक्सक्लूड करके इंडिया की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरे देशों ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, यूके, जर्मनी, रशिया, चाइना, यहाँ पे यूथ्स को जो है, वहां के युवाओं को पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ये सब दी जाती है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आज पॉलिटिकल डायनेस्टीज चल रही है, पॉलिटिकल फैमिलीज। जो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, उसी के जो सक्सेसर्स हैं वही उस पॉलिटिकल पद को पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष का पद हो, जिला अध्यक्ष का हो, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो। उनकी जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है भारत की पॉलिटिक्स को। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपको सैकड़ों ऐसी डायनेस्टीज मिल जाएगी, सैकड़ों ऐसी फैमिलीज मिल जाएगी पॉलिटिक्स में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हो। पॉलिटिकल पार्टी उन फैमिलीज के सक्सेसर्स को टिकट्स दे दे के उन्हें उन पदों में जिता रही है जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, जिनमें पॉलिटिकल एजुकेशन ना के बराबर है। ऐसे कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी लायक कैंडिडेट्स नहीं हैं, ये एलिजिबल ही नहीं है। पॉलिटिकल अरीना इंडिया की आज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इंडिया आज सिर्फ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, और अब तो भाषा के आधार पे भी बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है अभी, लेकिन धीरे धीरे चल के इसकी जो पोजीशन है ना, 5 से 10 में कब आ जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। दूसरी जो फील्ड है जहां पे भारत को सही में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, वो है एजुकेशन। आज भारत का युवा, भारत का जो टीन है, वह एजुकेशन ट्रैप में फंसा हुआ है, एजुकेशन स्कैम में फंसा हुआ है। उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतनी ज्यादा जो है प्रताड़ित कर रही है कि वो सिर्फ उसी साइकिल में घूमता जा रहा है। एजुकेशन एक तरफ से यहाँ पे भारत में
फोर्सिबली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। एजुकेशन क्या चीज़ के लिए? मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं। डिग्री के लिए अगर कोई कॉलेज आपको पढ़ा रही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत में ऐसे ही तो हो रहा है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता। वो होता है नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये सब एजुकेशन में इंक्लूड ही नहीं किए गए हैं, जिसके कारण एजुकेशन मतलब सिर्फ वही चीज़ पढ़ो जो कॉलेज के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, उसको छोड़ के और कुछ मत पढ़ो। प्रैक्टिकल लाइफ की जो नॉलेज है वो तुम मत लो, रियल लाइफ के जो चैलेंजेस है वो तुम मत फेस करो। सिर्फ इसी ट्रैप में फंसते रह जाओ। अटेम्प्ट्स दे दे के अपने ब्रेन को इसी तरह से इसमें उलझाए रखो ताकि किसी और काम में तुम्हारा मन ना लगे, और बस इसी ट्रैप में तुम फंसते जाओ। ये एजुकेशन भारत में पूरी तरह से भारत के यूथ को बनाने की जगह बिगाड़ता जा रहा है। आज एजुकेशन में भारत कहाँ रैंक करता है? कहीं नहीं। दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में, जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, वहाँ के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ रैंक करता है? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। तीसरा सबसे बड़ा जो फील्ड जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट फील्ड। आज अगर भारत का युवा पढ़ भी ले तो भी उसे सिक्योर नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे नौकरियों की वैकेंसीज ही उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे हो ही नहीं रही है। वैकेंसीज है नौकरी की 5 लाख और अप्लाइंग स्टूडेंट्स है 10 करोड़, तो कहाँ से सबको नौकरी मिल सकती है? लोग यहाँ पे आज अपना खुद का स्टार्टअप भी नहीं चालू कर पा रहे हैं। उन्हें उनके पास स्किल्स होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद उन्हें दूसरे देशों में नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है, जिसके कारण दूसरे देशों में उन्नति हो रही है भारत को छोड़ के। नासा में इतने सारे साइंटिस्ट इंडिया से गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे जॉब नहीं दी गई, उन्हें यहाँ पे जो है उतना काबिल नहीं समझा गया, जिसके कारण वो वहां चले गए। वो गरीब नहीं थे, बस उन्हें अपने टैलेंट को, अपने स्किल को प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया गया भारत में। यही कारण था। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये सब जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं जिनका ओरिजिन भारत में है, आपको क्या लगता है वो भारत, या तो उनकी फैमिली भारत छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और वो वहां जाके आप ये देख ही सकते हैं, रियलिटी आप देख ही सकते हैं कि जितने भी इंडियंस ग्लोबली, इंडियंस जितने भी फील्ड्स को डोमिनेट करके रखे हैं, कितने बड़े बड़े फील्ड्स है वो, और वही इंडियंस जब भारत में थे उनकी क्या वैल्यू थी? इंडियंस में वो पोटेंशियल है, हम भारतीयों में वो पोटेंशियल है जो इस दुनिया के किसी भी देश के किसी भी नागरिक में नहीं है। बस बात आती है उसे साबित करने की, जिसका मौका ही नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। टैलेंटेड स्किल्ड लोगों को यहाँ पे मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सके। कम से कम यहाँ स्टार्टअप्स के लिए कोई कोर्स, कोई यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। वो 9 to 5 वाला जॉब जो लोग कर रहे हैं, उसी ट्रैप में फंसे हैं। सेम एज एजुकेशन ट्रैप, उसी ट्रैप में लोग एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, जिस ट्रैप से निकलने में उनको 40-50 साल लग जाएंगे। तो 5 साल उन्होंने एजुकेशन के ट्रैप में गुजारे हैं, और अपने जिंदगी के 20-25 साल वो इस एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से होते हैं। तो यहाँ पे लोगों को नए नए इनोवेशंस करने के, नए नए आइडियाज को जो है इनोवेट करने का मौका ही कहाँ मिलता है? नए नए जो खोजें हैं ये बाहर के देशों के लोग, बाहर के देशों के साइंटिस्ट ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्या उन लोगों में भारत के लोगों से ज़्यादा दिमाग है? नहीं। सच्चाई ये है कि उन लोगों के पास वो सब चीज़ अवेलेबल है जो होनी चाहिए। वो मेंटली यहाँ पे टॉर्चर्ड नहीं किए जा रहे हैं। वो फ्रीली आज अपने साइड हसल्स, अपनी हॉबीज, अपने जॉब, अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक साथ रख के चल सकते हैं, उसको एक साथ अरेंज करके वो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं। भारत में पहले एम्प्लॉयमेंट मिले, सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो, तभी तो कुछ इनोवेटिव आइडियाज शुरू होंगे, जो कि मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ये चाहे तो ये शुरुआत हम ही से होगी। हम ही को इससे शुरू करना होगा, हमें ही रिफॉर्म लाने की शुरुआत करनी होगी। और नागरिक ही जो हैं, और नागरिक ही वो शक्ति है जो देश में रिफॉर्म लाने में सबसे बड़ा योगदान निभाती है,
सरकारें रिफॉर्म नहीं लाती, देश के नागरिक रिफॉर्म लाते हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया में, चाइना में यहाँ पे सरकारों ने रिफॉर्म नहीं लाया था। वहाँ पे उन देश के नागरिकों ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर हम रोज का 1% अगर बदलाव भी अपने अंदर दिखाएं तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। लोगों को लगता है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से क्या ही हो जाएगा, हमारे एक आदमी के रिफॉर्म लाने के थॉट से क्या कुछ बदल जाएगा। ये अगर ऐसे ही हम सोचते तो क्या हम ये वीडियो बनाते हैं? नहीं। एक और मेजर फील्ड जहाँ पे भारत को एडवांस करने की ज़रूरत है। भारत आज कहाँ पे स्टैंड करता है? इन्वायरमेंट क्राइसिस है यहाँ पे भारत में। एक्सेप्ट करे या ना करे, भारत की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है आज वो बाढ़ के कारण डूब रही है। भारत की जो सबसे मेजर सिटीज़ है, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है कि ये इस स्तर पे पहुंच चुकी है जिसको सुधारने में करीबन 1 दशक से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इतने सारे अलग अलग तरह के पोल्यूशंस इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे लड़ने के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, नागरिक जिम्मेदार है। स्वच्छ भारत अभियान जो लाया गया था, उसमें क्या सिर्फ सरकार का ही काम है भारत को साफ रखना? नहीं, सबसे पहला काम नागरिक का है। अगर वो चाहे तो वो चीज कामयाब कर सकते हैं। भारत को स्वच्छ रखने का जो अभियान है वो यहां से आना चाहिए। जो सबसे पहली शुरुआत वो यहां से होती है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहां कहां जाएगी? कितने कितने घरों में जाएगी? कितने मंत्री राज्य सरकार और केंद्र सरकार में? सिर्फ चंद गिनने चुने। और देश की आबादी कितनी? 150 करोड़। क्या चंद हजारों मंत्री 150 करोड़ लोगों को यहाँ पे अनुशासन में रख सकते हैं? नहीं, ये काम हमारा है और इस काम को हम क्यों भूल जाते हैं हमें नहीं पता। एक और फील्ड जहां पे भारत को आज सही में रिफॉर्म की जरूरत है, मीडिया रिफॉर्म। भारत की मीडिया, भारत का 4th पिलर, भारत का चौथा स्तंभ आज कहाँ पे रैंक करता है? कहीं पे नहीं। अगर आप रैंकिंग्स देख ले, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसकी रैंकिंग्स देख ले, भारत की मीडिया कहाँ रैंक करती है, तो आप शर्म के मारे वो वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे भारत की मीडिया की रैंक कहीं नहीं है। मीडिया ही जब यहाँ के देश की ऐसी हो तो आप बाकी कुछ क्या ही इमेजिन कर सकते हैं। मीडिया में रिफॉर्म की जरूरत है। मीडिया आज सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स में ही उलझी हुई है। स्टेट की पॉलिटिक्स, जातिवाद, धर्मांतरण और अब तो भाषा विवाद, इन्हीं मुद्दों पर वो उलझी हुई है, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ जाएगी? जहां फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, बड़ी बड़ी जो चीजें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की संस्था WHO, ये सब की बात क्या आप न्यूज में देखते हैं? नहीं। ये सब की नॉलेज क्या आपको है? नहीं। चंद गिने चुने लोगों को इस चीज की नॉलेज है, और चंद गिने चुने न्यूज चैनल्स या जैसे हैं जो वाकई में न्यूज चैनल्स कहलाने के लायक है। बाकी न्यूज की रियलिटी आप जानते ही हैं, इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बोलना चाहते इस वीडियो में। बदलाव आपको ही लाना है, बदलाव न्यूज के उन रिपोर्टर्स को लाना है जो सोचते हैं कि कुछ भी दिखाकर वो अपनी न्यूज चैनल चला सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। अरे आप एक बार हमारे भारत की जो इंडिया की मीडिया है, इंडिया का 4th पिलर, उसकी रैंकिंग्स देख लीजिए। ग्लोबल स्टेज पे भारत कहीं भी स्टैंड नहीं करता। टॉप 100 तो दूर, टॉप 150 में भी भारत नहीं है आज, और अगर है भी तो भी वो गिरने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज मीडिया का बर्ताव है, मीडिया का रुख है, देख के लगता ही नहीं है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये सच्चाई है, ये आप सभी जानते हैं। एक और फील्ड जहां पे भारत को रिफॉर्म की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर। आज भारत की जुडिशरी, भारत का लॉ एंड ऑर्डर, भारत की पुलिस, भारत की कोर्ट्स, भारत के लॉयर्स कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं? जस्टिस प्रोवाइड करने में जिस देश को 45 साल लग जाते हैं, उस देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं किसी भी फील्ड के बारे में बिल्कुल भी बुरा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ,
इसलिए मेरे पर बिना वजह टारगेट करना बेकार है। आप सही में जाके देख लीजिए अगर आपको लगता है कि आज इंडियन पुलिस सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, सबसे ज़्यादा लॉयल है, सबसे ज़्यादा लीगल है, तब आप मेरे को आगे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। रिफॉर्म आप किसी दूसरे देश से देखकर, दूसरे देश से चुराकर, दूसरे देशों से चुरा कर नहीं ला सकते। वो शुरुआत होती है उसकी उस देश के अपने नागरिकों से, और भारत देश के जब नागरिक खुद ही इस चीज को लाने की कोशिश करेंगे ना, तो रिफॉर्म कैसे नहीं होगा। बड़े बड़े देशों से लेकर छोटे छोटे देशों तक में रिफॉर्म्स आए हैं, रिवॉल्यूशंस आई हैं। वहां के नागरिकों ने ये चीज ठानी है कि हमें अब रिफॉर्म करने की जरूरत है। भारत में वो चीज तभी आ सकती है जब भारत के नागरिक इस बारे में जान सके। भारत के नागरिक आज क्या कर रहे हैं? अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो आ गया भारत में रिफॉर्म। इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने से, इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल देने से, फेसबुक में पोस्ट डाल देने से बदलाव नहीं आता। बदलाव यहां से आता है, बदलाव प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करने से आता है। अगर आप दिन में 1% बदलाव लाने की कोशिश करें ना, हर नागरिक, तो 5 साल भी नहीं लगेंगे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस टॉपिक के बारे में क्या किसी ने मेरे को छोड़ के इतने अच्छे से आपको बताया है? इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके बताएं कि मेरा बोलने का ढंग आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये चीज लगाओ कि रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म कहीं से नहीं, यहीं से शुरू होगी, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। तो बस यही था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर जाके बताइएगा, आपकी राय बताइएगा, आपका जो स्टैंड है ना, आपका जो व्यू पॉइंट है ना, वो जानना सबसे जरूरी है। क्योंकि शुरुआत जनता ही से होती है। आज अगर आपको कोई भी आके रियलाइज करा है कि रिफॉर्म की जरूरत है तो आप शायद से नहीं सुनेंगे, लेकिन जब आपके अंदर वो भावना जाग उठती है ना रिफॉर्म की, तभी आप सही में उस चीज को इंप्लीमेंट करने में कोई सहायता कर सकते हैं। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर जाके लिखें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।